नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको लॉ से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। जैसा कि आपको पता है, हम बात करते हैं क्रिमिनोलॉजी के क्वेश्चन पेपर की। तो क्रिमिनोलॉजी के लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर 2022 का हम देखने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट, और 1 से 100 तक पूरा क्वेश्चन पेपर एक ही वीडियो में होगा। ठीक है, तो 1 से 100 तक। और जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ लॉ से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, MRTP संशोधन अधिनियम 1991 के अंतर्गत अपराधों की प्रकृति क्या है। तो अपराधों की प्रकृति जो है MRTP के संशोधन के बाद ये वाइट कॉलर क्राइम है, सफ़ेद पोश अपराध हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दहेज निषेध अधिनियम 1963 का उल्लंघन है। तो क्या है? तो सोशल क्राइम है, सामाजिक अपराध। ठीक है, सामाजिक अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा पारंपरिक अपराध नहीं है। तो बलात्कार, हत्या, दंगा, जुआ। तो इनमें से पारंपरिक अपराध कौन सा नहीं है? तो जुआ नहीं है, ये जुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा सफ़ेदपोश अपराध नहीं है। तो सफ़ेदपोश अपराध कौन सा नहीं है? कर चोरी, वेश्यावृत्ति, दंगा। ये इनमें से कोई भी सफ़ेदपोश अपराध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राजनीतिक अपराध क्या है। तो राजनीतिक अपराध क्या है? चुनाव कानूनों का उल्लंघन और राजनीतिक गतिविधियों के दौरान किया गया। तो जो भी ये राजनीतिक गतिविधियों के दौरान जो भी क्राइम किया गया है वो भी आपका राजनीतिक अपराध होगा, और चुनाव कानून का उल्लंघन में जो भी किया जा रहा है वो भी आपका राजनीतिक अपराध होगा। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट, दोनों होंगे, ए भी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विभेदक सहचार के सिद्धांत एवं बहुविधि कारकों का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो ये कौन है? ये सदरलैंड है। ठीक है, सदरलैंड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अपराध शास्त्र के क्लिनिकल विचारधारा के प्रतिपादक कौन है। तो क्लिनिकल जो विचारधारा है, क्लिनिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, तो इसके प्रतिपादक कौन है? प्रोफेसर गिल्लन। ठीक है, प्रोफेसर गिल्लन है। और आप इस क्वेश्चन को भी आप कमेंट में बताएं कि कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसने कहा था कि आपराधिक व्यवहार पर सामाजिक वातावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो ये किसने कहा था? ये ग्रेवियल ने कहा था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्लासिकल विचारधारा के विद्वान कौन है। तो क्लासिकल विचारधारा के ये मोंतेस्क्यू, हेमू, बेकन, ये सभी हैं। क्लासिकल विचारधारा में ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य कौन सा कथन नहीं है? पारंपरिक अपराध को ब्लू कॉलर अपराध कहा जाता है। नहीं, पारंपरिक अपराध को ब्लू कॉलर क्राइम नहीं कहा जाता है, तो ये कथन सत्य नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, किसने नहीं कहा था कि अपराध एक ऐसा विधिक अपकार है जिसने उपचार के रूप में राज्य द्वारा अपराधी को दंडित किया जाता है। तो ये किसने नहीं कहा था? तो ये स्टीफन, ब्लैकस्टोन, सुदरलैंड, ये सभी ने, इन सभी में से ये किसी ने भी नहीं कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पुरानी अंग्रेजी विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अपराध है। तो अंग्रेजी विधि के अनुसार कौन सा अपराध है? तो देशद्रोह। ठीक है, ये अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपराध को एक सामाजिक क्षति एवं व्यक्तिपरक राय जो समय और स्थान पर बदलती है के रूप में परिभाषित किया। तो ये किसने किया था? ये सदरलैंड ने किया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास, आपराधिक मानवशास्त्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो ये आपराधिक मानवशास्त्र का जो सिद्धांत था वो लोम्ब्रोसो ने किया था। तो कैंसर है लोम्ब्रोसो। ठीक है, नेक्स्ट है, अपराध के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो अपराध के लिए वैसे ये क्या आवश्यक नहीं होगा? एक कार्य, दुराशय, ये भी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वैसे ये मेंसरिया होगा। अपराध के लिए मेंसरिया ये आवश्यक नहीं है, लेकिन आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अपराध से कौन सा बचाव अच्छा नहीं है। तो अपराध से कौन सा बचाव अच्छा नहीं है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इस लॉ के बारे में जानकारी नहीं थी, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट अपराध के लिए अच्छा नहीं, बचाव के लिए अच्छा नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दौरे पर संकट का नियम दिया गया है
तो दोहरे प्रसंकट का नियम जो है वो भारतीय संविधान में, दंड प्रक्रिया संहिता में, दोनों में दिया गया है। ठीक है, ये भी दोनों, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ओपन एयर जेल में कैदियों को भर्ती किए जाने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये जेल प्राधिकरण के पास होता है। ठीक है, जो कार्य अपने आप में गलत हो उसे क्या कहते हैं? माल इन से जो कार्य अपने आप में गलत है उसे कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आपराधिक न्याय कार्यों को करने वाली सभी परिचालन, प्रशासनिक और तकनीकी सहायता एजेंसियों को सामूहिक रूप से कहा जा सकता है। तो उसे क्या कहा जा सकता है? सामाजिक न्याय प्रणाली। ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मानव तस्करी का एक रूप है। तो मानव तस्करी का क्या एक रूप है? वो संगठित अपराध। ठीक है, संगठित अपराध। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन आलोचनात्मक अपराध शास्त्र से जुड़ा है? तो ये चंबलिस जुड़ा हुआ है। चंबलिस आलोचनात्मक अपराध शास्त्र से जुड़ा हुआ है। आगे है, किशोर न्याय अधिनियम के तहत अवलोकन गृह मुख्य रूप से किसके लिए नहीं है? तो अवलोकन गृह ये भागे हुए बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है, आगे है, अपराध विज्ञान की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है। तो ये अपराध विज्ञान की उत्पत्ति का पता 1900 के दशक से लगाया जाता है। लोम्ब्रोसो के अनुसार अपराधी जन्मजात अपराधी नहीं होते बल्कि स्थितिजन्य अपराधी होते हैं। ठीक है, स्थितिजन्य नहीं, क्रिमिनोइड्स कैसे होते हैं? क्रिमिनोइड्स होते हैं, स्थितिजन्य नहीं, क्रिमिनोइड्स होते हैं। और आप इसको एक बार कमेंट में देख लें कैसे अपराधी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पागलपन का बचाव कौन नहीं ले सकता है? तो पागलपन का जो बचाव है वो एक कंपनी नहीं ले सकती है। एक कंपनी को पागलपन का बचाव नहीं दिया जा सकता है। आया, बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हमारे, बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष हो गया, क्या एक किशोर अपराधी पर उसके वयस्क सह अभियुक्त के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है? तो हाँ, यदि न्यायालय अनुमति देता है। अगर न्यायालय एग्री करता है, ठीक है, परमिट देता है, तो उसके लिए चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई परीक्षा अधिकारी सद्भावना में अपराधी के लिए हानिकारक कार्य करता है तो वह उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, उत्तरदायी नहीं होगा। आगे, क्या परीक्षा पर रिहा किए गए अपराधी को मुआवजा या लागत का भुगतान करने के लिए बाध्य किया जा सकता है? तो हाँ, अगर न्यायालय उचित समझे तो। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्तर पर सामाजिक अव्यवस्था के उदाहरण हैं। तो क्या हैं? नशीली दवाओं की लत, शराबबंदी, जुआ। तो ऑल ऑफ एबव। ठीक है, ये सभी हैं, ग्रुप सभी। एक व्यक्ति जो बार बार अपराध में पड़ जाता है उसे किसके रूप में जाना जाता है? उसे एक अपराधी पुनरावृत्ति, ठीक है, रेसिडिविस्ट के रूप में जाना जाता है। और आप इसको बताएंगे कौन हो सकता है? उसे कह सकते हैं अपराधी ही जाना जाता है वैसे तो आप इसको कमेंट में बताएं क्या होगा, ये कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले अपराधियों के व्यक्तित्व का शारीरिक रूप से वर्णन कौन करता है? तो शारीरिक रूप से वर्णन कौन करता है? ये लोम्ब्रोसो। ठीक है, लोम्ब्रोसो करता है। अपराध विज्ञान के पारंपरिक शिक्षक कहाँ से थे? तो अपराध विज्ञान के जो पारंपरिक शिक्षक थे वो राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, अपराध न्याय से व्यवस्था, उपरोक्त सभी, तो इन सभी जगह से थे। ठीक है, निम्न में से कौन सा मानव औषधि भारत में निर्मित नहीं होती? तो जो भारत में निर्मित नहीं होती वो क्या है? चरस है, कोकीन, भांग, ये सब भारत में निर्मित होते हैं, लेकिन ब्राउन शुगर जो है ये भारत में निर्मित नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर न्यायालय किसी अपराधी को परीक्षा पर छोड़ देता है यदि वह निम्नलिखित में के साथ दंडनीय अपराध का दोषी नहीं है। तो किसके साथ दोषी नहीं है? मौत की सजा या आजीवन कारावास का दोषी नहीं है, या 7 साल से अधिक का कारावास का दोषी नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादातर छोड़ देता है परीक्षा पर। आगे है, इच्छा मृत्यु का अर्थ होता है, इच्छा मृत्यु का अर्थ है क्या है? दयालु मृत्यु नहीं,
जानबूझकर हत्या, तो इच्छा मृत्यु जो क्या है, इस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और अब बताइए वैसे क्या है ये, वैसे दयालु मृत्यु ही है, ठीक है, दयालु मृत्यु क्वेश्चन है, आंसर होगा। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपजेल मुख्य रूप से के लिए है, तो किसके लिए है ये, विचाराधीन कैदियों के अधीन, ये विचाराधीन कैदियों के लिए होता है उपजेल, ठीक है। आगे है, मृत्युदंड के निम्नलिखित प्रभाव होते हैं, तो मृत्युदंड के कौन कौन से प्रभाव होते हैं, प्रतिकर प्रभाव और निवारक प्रभाव, रिट्रीब्यूटिव इफेक्ट और डिटरेंट इफेक्ट, ये दोनों होते हैं, ठीक है। आजीवन कारावास का अर्थ होता है, तो आजीवन कारावास का अर्थ क्या होता है, शेष जीवन के लिए कारावास, तो जितना भी शेष जीवन है उसके लिए कारावास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दंड शास्त्र के क्षेत्र में किस सजा को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, तो ये दागना और निर्वासन, इन दोनों को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। दंड का उत्परिवर्तन रूप क्या है, तो दंड का उत्परिवर्तन रूप अपराधी को अपराध दोहराने में असमर्थ बनाने के लिए और आंख के बदले आंख, तो उत्परिवर्तन रूप ये क्या होगा, मल्टीलेशन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, तो ये आप बताइएगा कमेंट में, वैसे इसमें दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में कोड़े मारने की सज़ा कब समाप्त कर दी गई थी, तो ये कोड़े मारने की सज़ा स्वतंत्र भारत में 1955 में समाप्त कर दी गई। अगला, भारत में सामुदायिक सेवा का प्रावधान करने वाला अधिनियम है, तो ये कौन है, किशोर न्याय अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम। आगे, कौन सा दंड देने का बर्बर तरीका नहीं है, तो ये है खुली जेल, खुली जेल देने का ये बर्बर तरीका नहीं है, बाकी ये सब बर्बर तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजा के उद्देश्य होता है, तो सजा का क्या उद्देश्य होता है, अपराधियों में सुधार करने के लिए, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में पहला जेल प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किया गया था, तो ये कहाँ पे जेल प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, उत्तर प्रदेश में। आगे है, दंड की अवधारणा पर सर वाल्टन मोबरली ने सुझाव दिया था, क्या दिया था, कि जो किया जाता है वह एक बीमारी है, जो कुछ अप्रिय है सजा दी जाती है, तो ये भी दोनों सी होगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किशोर की आयु के प्रश्न का निर्णय करने में संगत तिथि होती है, तो क्या होती है, आपराधिक कार्य करने की तिथि से, आपराधिक कार्य करने की तारीख से जो होती है। अगला क्वेश्चन है, आपराधिक कानून में बहाली का तात्पर्य है, तो आपराधिक कानून में बहाली का तात्पर्य क्या है, अपराधी अपराध के शिकार को पैसे देता है, ये बहाली कहा जाता है इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोड़े गए बच्चे का अर्थ होता है, तो छोड़े गए जो बच्चा होता है छोड़ा हुआ, उसका अर्थ क्या होता है, एक बच्चा अपने माता पिता या अभिभावक द्वारा परित्यक्त, तो यही होता है छोड़े गए बच्चे का अर्थ, तो केवल ए, ऑप्शन डी सही होगा, केवल ए सही है। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के नियम बनाने की शक्ति निहित होती है, तो अपराधी परिवीक्षा अधिनियम में नियम बनाने की शक्ति किसको होती है, वो राज्य सरकार को भी होती है और केंद्र सरकार को भी होती है, दोनों को होती है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कानून का वह पहलू जो वास्तविक कानून को लागू करने में उपयोग की जाने वाली विधियों को निर्दिष्ट करता है वह है, तो कौन सा है, तो प्रोसीजरल लॉ है। दोस्तों, अगर कोई भी दिक्कत होती है, जैसे कभी कभी ये होता है कि मैं ही गलत पढ़ लेता हूँ, कभी कभी मुझे ही गलत पढ़ने को मिल जाता है, तो उसको आप डिस्कस कर लिया करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमेंट कर दिया करें उसके लिए, ठीक है, कमेंट कर दिया करें अगर आपको वो चीज़ पता है तो। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, किशोर न्याय अधिनियम 2015 का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम क्या है, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्ति, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट जो होता है ये परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्ति करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पीड़ित मुआवजा योजना के हाल ही में किसका हिस्सा बनाया गया है, तो पीड़ित जो मुआवजा योजना है उसको आपराधिक प्रक्रिया संहिता का हिस्सा बनाया गया है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को, ठीक है,
कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का इसको हिस्सा बनाया गया है। और आपको क्या लगता है ये आंसर, वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है, कमेंट में। अगला क्वेश्चन है पुनरावृत्ति अपराधी कौन है? तो पुनरावृत्ति अपराधी होता है एक अपराधी जिसका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है और एक अपराधी जिसे अक्सर जेल भेजा जाता है, उसे क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति अपराधी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास पर्यवेक्षी अधिकारी नियुक्त किए जाने का अधिकार किसके पास है? तो पर्यवेक्षी अधिकारी नियुक्त किए जाने का अधिकार ये किसके पास होता है? ये स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, राज्य सरकार के पास। अगला है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा पागलपन से संबंधित है? तो कौन सी धारा पागलपन से संबंधित है? सेक्शन 84, ठीक है, पागलपन से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यह विचार कि मनुष्य का मानसिक संघर्ष सीमाओं और ऊर्जाओं को कारण होता है जिन्हें अचेतन में दबा दिया जाता है, जिसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? ये हैं सिगमंड फ्रायड के द्वारा ये प्रतिपादित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम की कौन सी धारा एक सजा से जुड़ी अयोग्यताओं को हटाने का प्रावधान करती है? ये कौन सी धारा है? ये सेक्शन 12, ठीक है, सेक्शन 12। परिवीक्षा का उद्देश्य है, परिवीक्षा का क्या उद्देश्य है? अपराधी को आपराधिक दुनिया से दूर रखने के लिए, या अपराधी को समाज में पुनर्वास करने के लिए मदद करता है, या जेलों के बोझ को कम करने के लिए? तो ये परिवीक्षा का उद्देश्य जो है वो सभी है, अपराधी को आपराधिक दुनिया से दूर रखने के लिए भी होता है, तो ठीक है, जेलों का बोझ भी कम करने के लिए होता है, हर तरीके से ये होता है, और एक अपराधी को समाज में पुनर्वास करने की मदद करता है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या किशोर न्याय अधिनियम 1986 के तहत एक बच्चे को परिवीक्षा पर रिहा किया जा सकता है? तो हाँ, लेकिन कोर्ट को इसकी उचित जांच करनी चाहिए। उसके लिए रिहा किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट को भी उसकी उचित जांच करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत परिवीक्षा प्रदान की जाती है? तो किस धारा के अंतर्गत परिवीक्षा प्रदान की जाती है? धारा 360, सेक्शन 360। आगे है, यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान अपराधी अच्छा आचरण बनाए रखने में विफल रहता है तो सजा भुगतने के लिए उसे जेल ले जाया जाएगा और उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा, ठीक है। बी एंड सी दोनों करेक्ट होंगे, डी करेक्ट हुआ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आपराधिक व्यवहार की प्रकृति, सीमा, कारण और नियंत्रण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसको? अपराध शास्त्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या भारतीय दंड संहिता में अनिश्चित सजा स्वीकार है? तो हाँ, अगर न्यायालय ऐसा सोचता है तो अनिश्चित सजा स्वीकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अपराधी को पैरोल पर कब रिहा किया जाता है? तो अपराधी को पैरोल पर कब रिहा किया जाता है? एक अपनी सजा की अच्छी अवधि पूरी करने के बाद किसी भी समय उसको रिहा किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अनिश्चित सजा का अर्थ है। तो अनिश्चित सजा का क्या अर्थ है? जहां सजा की कोई निश्चित अवधि नहीं होती है, वहां केवल न्यूनतम और अधिकतम सजा की सीमा दी जाती है, वो अनिश्चित सजा होती है, ठीक है, जिसकी कोई मतलब निश्चित ही नहीं है सजा, कब तक रहेगा ये जेल में, 10 साल रहेगा, 20 साल रहेगा, 14 साल रहेगा, ठीक है ना, ये अनिश्चित, कोई सजा, कोई अवधि नहीं है। आगे है, शारीरिक दृष्टि से अपराधियों के व्यक्तित्व के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? आपराधिक समाजशास्त्र, पेनोलॉजी, आपराधिक मानव विज्ञान, तो ये सभी कहा जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ एबव, ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अपराध शास्त्र में क्लासिकल विचारधारा के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो अपराध शास्त्र में क्लासिकल विचारधारा के बारे में कौन सा सही है? ये है अपराधी के बजाय अधिनियम पर केंद्रित है, ठीक है, यह अपराधी के बजाय अधिनियम पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, सर रॉबर्ट क्रॉस के अनुसार पेरोल है। तो पेरोल क्या है? लंबी अवधि के कैदी के जेल से रिहाई, और यह तभी है जब उसने अपनी सज़ा का एक अच्छा हिस्सा पूरा कर लिया हो और कुछ शर्तों के अंतर्गत होता है, ये उपरोक्त सभी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
निम्नलिखित में से कौन दंड और दंड में विभिन्न पहलुओं से संबंधित है? तो कौन है दंड और दंड में विभिन्न पहलुओं से संबंधित? तो पेनोलॉजी, ठीक है, पेनोलॉजी है। आगे है अपराध विज्ञान शब्द किसने गढ़ा था? तो रेफेल गैरोफेलो ने ये अपराध विज्ञान शब्द ये गढ़ा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास पेरोल का उद्देश्य है। तो पेरोल का क्या उद्देश्य है? जेलों पर दबाव कम करना, समाज में अपराधी का पुनर्वास करना, केवल बी नहीं, तो ए और बी दोनों है। ये अभी पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ए और बी दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सैन्य कानूनों में पेरोल का मतलब होता है तो क्या होता है? वापस आने के वादे पर जेल से छूटना, ठीक है, पेरोल का मतलब है सैन्य कानून में। किसके द्वारा अपराध का अंतर संघ का सिद्धांत विकसित किया गया? तो किसके द्वारा? तो एडविन सदरलैंड के द्वारा ये किया गया था, ठीक है, एडविन सदरलैंड। आगे क्वेश्चन है, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य कौन हैं? तो किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य कौन है? एक न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है। आगे है, कानून के उल्लंघन में बच्चा कौन है? तो देखिए ये जो क्वेश्चन आया है, कानून के उल्लंघन में बच्चा कौन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में बच्चा कौन होगा कानून के उल्लंघन? एक व्यक्ति जिस पर आरोप लगाया गया है या अपराध किया गया है? नहीं, एक व्यक्ति जिसने अपराध किए जाने के समय 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। आप इसका आंसर कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताएं। वैसे इसका आंसर बी होगा, तो आप इसका आंसर एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं कंफर्म करके, ठीक है। किशोर का क्या अर्थ है? तो किशोर का अर्थ क्या है? 16 साल नहीं, 18 साल से कम उम्र की लड़की, लड़का या 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा, ये होगा सही, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो क्या है कि 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा है तो वो किशोर का अर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश में खुली जेल कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में खुली जेल कौन कौन सी है? संपूर्णानंद ओपन एयर कैंप चकिया वाराणसी में है, और संपूर्णानंद कैंप घुमरा मिर्जापुर में, ये दोनों ही ओपन एयर खुली जेल हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस प्रकार के अपराधियों को एकांत कारावास में रखा जाता है? तो किस प्रकार के अपराधियों को रखा जाता है? जेल अधिकारियों के निर्णय के अनुसार और अंतिम रूप से मौत की सजा के निष्पादन योग्य कैदी को, ये दोनों को ही कारावास में रखा जाता है, ठीक है, एकांत कारावास में। अगला क्वेश्चन है, जेल सुधार समिति 1980 से 83 में निम्नलिखित सुधारों का सुझाव दीजिए। तो क्या क्या सुधार हुए थे? विचाराधीन के लिए एक अलग जेल की स्थापना की गई थी, पेशेवर अपराधियों के लिए अधिकतम सुरक्षा जेल, ये दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सफ़ेद पोश अपराधों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सफ़ेद पोश अपराधों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो नरम सजा न्याय घोर अन्याय है जहां निर्दोष संभावित के शिकार होते हैं। और आप इसका आंसर एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है, कमेंट में बताएं आप इसका आंसर कि सफ़ेद पोश अपराधियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा, ठीक है। हालांकि इसमें ए और बी दोनों होंगे। मीडिया विज्ञापनों के माध्यम से इन सब अपराधियों के खिलाफ जन जागरूकता पैदा करना, ठीक है, लेकिन आप इसमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सफ़ेद पोश अपराधों को नियंत्रित करने में सर्वाधिक सहायक है? तो कौन है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, सीपीए। आगे क्वेश्चन है, दंड का उपयोग अपराधी को पुनः प्राप्त करने के उपाय के रूप में किया जाता है, न कि उसे प्रताड़ित करने या परेशान करने के लिए। कौन सा सिद्धांत इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है? तो कौन सा सिद्धांत करता है? निवारक सिद्धांत, निवारक सिद्धांत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक होर्डिंग, कालाबाजारी और मिलावटी के अपराध हैं। तो ये एक कैसे अपराध हैं? सफ़ेद पोश अपराध है, वाइट कॉलर का। अगला है, ब्लू कॉलर अपराध कौन से हैं? तो ब्लू कॉलर अपराध कौन से? एक हिंसक कार्य वाले, ठीक है, और हत्या वाले, ठीक है, तो ये दोनों होंगे, कौन होंगे? ए भी दोनों। अगला है हमारे पास क्वेश्चन कि किसने पहली बार बताया था कि व्यापार के दौरान किए गए पारंपरिक अपराधों के अलावा कुछ
अन्य अपराध भी थे। तो ये किसने बताया था पहली बार? सदरलैंड, ये सदरलैंड ने बताया था। ठीक है, अगला है किशोर अपराधी के लिए अधिकतम सजा है। तो किशोर अपराधी के लिए अधिकतम सजा कितनी है? 1 ईयर। 1 ईयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरों की अभिरक्षा के लिए किशोर गृहों या विशेष गृहों की स्थापना कौन करता है? तो ये कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। केंद्र की सहमति से राज्य सरकार करेगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन से। आगे है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा बाल अपराध से संबंधित है? तो कौन सी धारा संबंधित है? तो 82 और 83, ये दोनों होंगी। तो ए भी नहीं है यहाँ पे, बी एवं सी है, सी होना चाहिए। ठीक है, बी एवं सी, ये दोनों हैं क्योंकि 82 और 83 में बाल अपराध दोनों ने दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 7 वर्ष से कम के बाल अपराधी की स्थिति क्या है? तो 7 वर्ष से कम के बाल अपराधी की स्थिति क्या हुई? कानून की नज़र में अपराधी नहीं है। ठीक है, 7 वर्ष से अगर कम आयु का बच्चा है और उसने कोई कुछ कर दिया क्राइम वगैरह, तो वो कानून की नज़र में क्या है? अपराधी नहीं है। नाबालिग अपराधी का परीक्षण किस अदालत के समक्ष किया जाना चाहिए? तो ये एक विशेष न्यायालय होता है, किशोर न्यायालय। ठीक है, उसके समक्ष की जानी चाहिए। आगे है किशोर न्याय के संबंध में प्रमुख धारणाएं हैं। तो प्रमुख धारणाएं कौन सी हैं? युवा अपराधियों पर वाद नहीं चलाया जाना चाहिए बल्कि उन्हें सही किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। युवा अपराधियों को दंडित न करके सुधारना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट होगा, ये भी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। दंड के किस सिद्धांत पर आधारित है? ये किस सिद्धांत पर आधारित है? ये सुधारवादी सिद्धांत से आधारित है कि अपराध से घृणा करनी चाहिए हमें, अपराधी से नहीं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कार्य को दंडनीय बना दिया जाए तो वह दूसरों को उस कार्य को करने से रोकता है, किस दंड की विचारधारा पर आधारित है? तो ये किस दंड की विचारधारा पर आधारित है? तो ये निरोधात्मक सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आंख के बदले आंख किस दंड के सिद्धांत पर का नियम है? आंख के बदले जो आंख है, ये किस दंड के सिद्धांत का नियम है? तो ये प्रतिशोधात्मक। देखिए, कंफ्यूजन मत हो जाना, ये प्रतिशोधात्मक है, ये प्रतिरोधात्मक है। अगर इंग्लिश में की बात करें तो ये डिटरेंट थ्योरी होती है, ये डिटरेंट, और ये रिट्रीब्यूटिव थ्योरी होती है। ठीक है, और दंड के कितने सिद्धांत हैं? तो बताइए, 5। दंड के 5 सिद्धांत है। ठीक है, अगला एक लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गंभीर दंड दूसरों को समान प्रकार के अपराध करने से रोकता है, किस दंड के सिद्धांत से संबंधित है? तो ये आपको प्रिवेंटिव थ्योरी से, निरोधात्मक सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जो भी शिकायत किसी भी दोस्त के लिए है, कोई भी दिक्कत है या कुछ भी क्वेश्चन गलत मालूम पड़ रहा है, तो वो कमेंट में कर दें। ठीक है, कमेंट जरूर कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इससे आपको सबको क्लियर हो जाता है, कोई बात नहीं है। और मुझे उम्मीद है जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, क्योंकि यहाँ लॉ से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।